अब खबरें विस्तार के साथ। सबसे पहले बात अहमदाबाद हादसे की। इस हादसे को, एयर इंडिया के विमान हादसे को 1 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन हादसे की वजह अब तक सामने नहीं आ सकी है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट का अभी भी इंतजार है। अब तक जांच में क्या क्या हुआ है और कब तक इस रिपोर्ट की उम्मीद की जा सकती है, सारी बातें करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता रोहन सिंह। तो रोहन, 1 महीना पूरा हो गया है, अलग अलग जांच चल रही है, कुछ जांच भारत के अंदर, कुछ चीज़ें विदेश भी भेजी गई। क्या अपडेट है अब तक का, क्या स्टेटस रिपोर्ट है? जी, पिछले 25 सालों का ये सबसे बड़ी दुर्घटना थी और 1 महीने हो गए हैं इस हवाई दुर्घटना को, और अब तक जो इसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है उसका इंतजार अभी भी जारी है। जो AIB के सूत्र में बता रहे हैं वो कोई टाइमलाइन फिलहाल हमें नहीं दे रहे हैं कि वो कब तक इसे जारी करेंगे, लेकिन जो इससे पहले का प्रेसिडेंट रहा है, किसी भी दुर्घटना के 1 महीने के बाद जो प्रिलिम रिपोर्ट होती है वो जारी हो जाती है या पब्लिक डोमेन में आ जाती है, और उसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट है उसको आने में कई महीने लग सकते हैं। जो शुरुआती रिपोर्ट होती है उसमें कुछ मुख्य कारण या फिर एक इंडिकेशन हो सकता है कि किस दिशा में जांच बढ़ रही है, लेकिन फिलहाल इस केस में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अभी तक जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है उसका भी इंतजार जारी है। हालांकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो NTSB के हवाले से जो कुछ खबरें कही हैं उसमें फ्यूल कंट्रोल स्विच के रोल भूमिका पर काफ़ी सवाल उठाए हैं। उसका जो यूज़ है वो सही हुआ या नहीं हुआ, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसमें बता दें कि NTSB भी इस जांच में AIB के साथ है। हालांकि ये ऑफिशियल कोई डिक्लेरेशन नहीं है, कोई अनाउंसमेंट नहीं है, ये सब सूत्रों के हवाले से है जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया दे रही है। फिलहाल AIB या सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से कोई भी आधिकारिक रूप से ये नहीं बताया गया है कि इसके कारण क्या हो सकते हैं। इंतज़ार जारी, और हमें उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में या कुछ समय में की घोषणा हो सकती है, क्योंकि काफ़ी बड़ी ये दुर्घटना रही। और हालांकि उसके बाद से, जब से ये पूरी दुर्घटना हुई है, जांच काफ़ी आगे भी बढ़ी है। अगर हम कहें 13 जून और 16 जून को दोनों ब्लैक बॉक्स रिकवर हो गए थे। 24 जून को उसे दिल्ली ले आया गया था और दिल्ली में एक ब्लैक बॉक्स लैब है जहां पे उसकी जांच की जा रही थी। 24 जून को जो डेटा एक्सट्रैक्शन का काम था वो कर लिया गया था, और 25 जून से जो एनालिसिस का काम है वो शुरू कर लिया गया था। उसके बाद से अब तक काफ़ी समय बीत चुका है, एनालिसिस का काम काफ़ी आगे बढ़ चुका है, लेकिन इसका जो फाइनल आउटकम क्या है ये देखना होगा। फिलहाल सरकार ने एक बड़ा पैनल बनाया है जो खुद होम सचिव जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, जो पूरे भारत में जो एविएशन है उसकी सुरक्षा के रिफॉर्म पर ध्यान दे रही है। लेकिन सबको इंतजार इसी बात का है कि इस दुर्घटना में जो अहमदाबाद में हुआ था उसका कारण क्या था, इसका इंतजार सबको अभी भी है। जी रोहन, बहुत शुक्रिया। तो काफ़ी सारे अपडेट्स हैं जो अलग अलग जगहों से जमा हो रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड जो रिपोर्ट है उसका इंतज़ार है, जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है उसका इंतज़ार है। बाकी जैसा रोहन बता रहे थे कि जो डिटेल रिपोर्ट है उसमें तो आने में कई महीनों का वक्त लगता है, लेकिन कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स बताती हैं कि जांच किस तरफ बढ़ रही है या क्या कारण हो सकते थे। खैर, और अपडेट्स अगर हमारे पास आते हैं इस रिपोर्ट को लेकर तो हम आपको अगले बुलेटिन्स में देंगे। लेकिन फिलहाल अब बात करेंगे आपकी जेब से सीधी जुड़ी हुई। बाजार में हरी सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। सब्जियों के दाम में अचानक से 50 से 100% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसका कारण तो बारिश ही है, लेकिन दाम कब तक बढ़े रहेंगे ये जानने की कोशिश की है हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। मध्यम वर्ग की स्थिति ऐसी हो गई है कि क्या खाए और क्या न खाए, क्योंकि सब्जियों के दाम इतने बढ़ गए हैं। देखिए, टमाटर जो कि आवश्यक एक सब्जी का हिस्सा है वो 60 रुपया, आलू 30, प्याज 30, भिंडी है वो 60 से 120, फूल गोभी 60 से 120, लौकी जहां 30 रुपये में मिल रही थी सिर्फ 15-20 दिन पहले वो 80 रुपये हो गई। बैंगन, पालक, करेला 120 से 150 तक बढ़ गए हैं। तो आइए यहाँ पर जो खरीदार है उनसे हम बात करते हैं। अच्छा, बताइए कि इतनी अपेक्षा थी कि इतने दाम बढ़ेंगे, क्या कहेंगे आप? बहुत दाम बढ़ गए, बहुत सब्जियां महंगी है, क्या खाए, क्या ले क्या ना ले पता ही नहीं चलता, बहुत महंगी है सब्जी। आइए हम रिटेलर से पूछते हैं ये दाम कब तक बढ़े हुए रह सकते हैं? दाम अभी सितंबर तक रहेगा। अभी माल भी आगे से माल कम आता है बारिश से, और ज़्यादा आता नहीं, माल कम आता है, इसके लिए भाव ज़्यादा रहेगा अभी सितंबर तक। बिल्कुल, तो आने वाले कुछ महीने तक ऐसे ही महंगी सब्जी खाने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। केतन जोशी, अहमदाबाद।
हरियाणा के गुरुग्राम में राधिका हत्याकांड में आरोपी पिता दीपक यादव की आज कोर्ट में पेशी की गई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दीपक यादव को एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। दरअसल 25 साल की जूनियर इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर राधिका यादव की गुरुवार को उसके पिता ने ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। शुरुआती जांच में पता चल रहा है कि राधिका टेनिस एकेडमी चलाती थी, जिससे अच्छी खासी कमाई भी हो रही थी। इधर लोग राधिका के पिता को ताने मारते थे। लोगों के तानों से तंग आकर पिता ने उसे टेनिस एकेडमी बंद करने के लिए भी कहा था, लेकिन राधिका नहीं मानी, जिसके बाद आरोपी ने गुस्से में आकर उसे गोलियां मार दी। लेकिन इन सब खबरों के बीच राधिका मर्डर केस में एक नया एंगल भी सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक इनामुल हक नाम के लड़के के साथ राधिका यादव ने म्यूजिक वीडियो बनाए थे, जिसे लेकर पिता दीपक यादव काफी नाराज थे। इस नाराजगी के चलते दीपक यादव ने अपनी ही बेटी राधिका यादव की हत्या कर दी। रील बनाने की नाराजगी मौत के अंजाम तक पहुंच गई। ये एक ऐसा कारवां था जो थम गया। राधिका के पिता को अपनी बेटी का इनामुल के साथ ही रिश्ता, ये साथ कभी मंजूर नहीं था। नाराजगी अंदर ही अंदर सुलगती रही और फिर 3 गोलियों की आवाज ने इस कहानी का खौफनाक अंजाम लिख दिया। सूत्रों के मुताबिक राधिका को सोशल मीडिया से पब्लिसिटी मिल रही थी। इनामुल के साथ उसका ये वीडियो वायरल हो रहा था। पिता दीपक को ये साथ लगातार नागवार गुजर रहा था। बात बर्दाश्त के बाहर हो चली थी। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि लोग राधिका और इनामुल के इस रिश्ते को लेकर पिता दीपक से तरह तरह की बातें कह रहे थे। उन पर बातों का असर यह हुआ कि राधिका के पिता का गुस्सा धधकता रहा और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। एक पिता ने अपनी बेटी को 3 गोलियां मारकर मौत की नींद सुला दिया। चलिए कुछ और खबरों का रुख करेंगे। आज से श्रावण मास की शुरुआत हो गई है। इसी के साथ कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। दिल्ली, यूपी समेत देश भर से शिव भक्त गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार और अन्य तीर्थ स्थलों के लिए जा रहे हैं। सड़कों पर हर हर महादेव के जयकारों की गूंज है और भक्तगण आस्था से ओतप्रोत होकर यात्रा कर रहे हैं। जगह जगह सेवा शिविर लगे हैं और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस खास मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। आज मुंबई में कॉमेडियन कपिल शर्मा के घर ओशिवारा पुलिस पहुंची। दरअसल कल कनाडा में कपिल के कैफे पर फायरिंग हुई थी, जिसके बाद कपिल की सुरक्षा के मद्देनजर ओशिवारा पुलिस मुंबई में कपिल के घर पहुंची। आतंकी हरजीत लड्डी ने कैफे पर फायरिंग की जिम्मेदारी ली है, जो निहंग सिखों पर कपिल के बयान से नाराज थे। कपिल के कैफे पर 12 से ज़्यादा गोलियां चलाई गईं। बताया जा रहा है कि कपिल शर्मा ने कनाडा में 7 जुलाई को ही नया कैफे खोला था। उधर फायरिंग की घटना के बाद कपिल शर्मा के कैप्स कैफे की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी गई है, जिसमें जल्द ही कैफे की वापसी की बात कही गई है और सपोर्ट के लिए लोगों का आभार जताया गया है। 75 साल में रिटायरमेंट को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान पर सियासत गर्म है। कल एक बुक लॉन्च के समारोह में मोहन भागवत ने कहा कि 75 की उम्र होने के बाद दूसरों को भी अवसर देना चाहिए। हालांकि भागवत ने किसी का नाम लिए बिना ये बात कही। 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। इधर विपक्षी नेता कह रहे हैं कि भागवत का इशारा प्रधानमंत्री मोदी के लिए है। पीएम मोदी ने खुद कहा था कि नेताओं को 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने अपने कार्यकाल की शुरुआत में बीजेपी के बड़े नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भी भेज दिया था। तो एक हर्षोल्लास की लहर पूरे देश में कल शाम से दौड़ गई जब से मोहन भागवत जी का ये बयान सबके सामने आया। तो आप सब खुश हो जाइए, क्योंकि भारत की आत्मा के, भारत के संविधान के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जाने वाले हैं। ये इशारा जो है वो डायरेक्टली हिंदुस्तान के
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ जो नियम बना है वो नियम सबके लिए समान है। चाहे अडवाणी जी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी जी हो, चाहे और कोई हो, चाहे अमित शाह जी हो या चाहे मिस्टर हमारे मोदी जी हो। मोदी ने सब कुछ भोग लिया ना, अब राष्ट्र हित के लिए उनको निवृत्ति रिटायरमेंट लेनी चाहिए। महाराष्ट्र के एक मंत्री और शिवसेना नेता संजय श्रीसत का एक वीडियो वायरल है। इस वीडियो में श्रीसत के बगल में पैसों से भरा हुआ एक बैग रखा है और वो किसी से फोन पर बात कर रहे हैं। उनके पास एक बैग भी रखा हुआ है, एक और बैग भी रखा हुआ है। इससे पहले शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने सनसनीखेज आरोप लगाया था कि मंत्री पैसों का बैग लेकर बैठे हुए हैं। शिवसेना कह रही है कि शिंदे गुट के कई संजय अब न्यूज़ में हैं। एक संजय कैंटीन में लड़ रहे हैं और दूसरे संजय पैसों का बैग दिखा रहे हैं। दोनों संजय दोनों संजय बनियान में दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि एमएलए बनियान का विज्ञापन कर रहे हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा पर शिंदे अपने गुरु के पांव छूने दिल्ली गए थे। ये सारी हरकतें जो बनियान चड्डी पे हो रही है, बाजू में पूरे बैग भर के पैसा है, ये सारे नोट आए कहाँ के, कहाँ से आए, किसने दिए? क्या ऐसे कोई नोट लेके घूम सकता है? और परसों जो आईटी की नोटिस आई है जो बता रहे हैं, क्या कार्रवाई इनकम टैक्स करेगी? कुछ कार्रवाई मुख्यमंत्री महोदय के आदेश पर होगी कि नहीं होगी, ये बात जानना जरूरी है। उनके मन में ऐसे है, भ्रष्टनाथ बिंदे के भी मन में ऐसे है कि कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनको आशीर्वाद है, वो भाजपा के बॉस का है। चलिए अब बात कर लेते हैं बाजार की, और उससे पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद बाजार का पूरा हाल आपको बताएं। वेलकम बैक। आवाज समाचार में एक बार फिर स्वागत आपका। और अब कुछ और खबरें, जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं बाजार की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में बिकवाली हावी रही। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 690 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 205 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ। मिड और स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली रही तो टीसीएस नतीजों के बाद आईटी इंडेक्स भी काफ़ी प्रेशर में दिखा। डिटेल्स बताने के लिए अब हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी कंचन नौटियाल। तो कंचन, ओवरऑल कैसा रहा ये हफ्ता और आज का बाजार भी? तो हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में अगर हम बाजार की बात करें तो एक कंसोलिडेशन का फेज भी आज के सत्र में देखने को मिला। देखिए काफी सारे इवेंट्स थे जो आज लाइनअप थे, जिसका रिएक्शन हमें सीधा सीधा मार्केट में आता हुआ दिखाई दिया है। आईटी पैक में आज काफी ज्यादा एक्शन था बिकॉज ऑफ टीसीएस नंबर्स स्ट्रीट को पसंद नहीं आए हैं। जो गाइडेंस आई है वो भी इतनी ज्यादा होपफुल नहीं नजर आ रही है। टाटा लेक्सी के नंबर्स ने भी कहीं ना कहीं इस टाइम पे स्ट्रीट को नाखुश किया है। इरेडा के नंबर काफी ज्यादा खराब आए हैं, उसके चलते काफी ज्यादा हमें बाजार के अंदर एक्शन देखने को मिला है। मिड कैप में गिरावट है, बैंकिंग में गिरावट है, निफ्टी में गिरावट है और सेंसेक्स भी आज गिरावट के साथ ही बंद हुआ है। लेकिन हम देखें पूरे ही हफ्ते में कंसोलिडेशन का जो फेज है हमें देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का रहा है। देखिए एचयूएल यहाँ पे जो कंपनी के मैनेजमेंट है उसमें हमें बदलाव देखने को मिला है, जिसके चलते यहाँ पे अच्छे खासे 5% के गेन देखने को मिले हैं। एसबीआई लाइफ 1.5% का इजाफा, सन फार्मास्यूटिकल करीबन 1% ऊपर और इंडसइंड बैंक भी करीब 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। अर्निंग सीजन की शुरुआत हो गई है, इसके चलते स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बाजार में काफी ज्यादा देखा गया है। लूजिंग पॉकेट में टीसीएस, जैसे कि मैंने आपको बताया नंबर्स खराब आए हैं। एमएनएम की बात करी जाए तो यहाँ पे करीब 3% की गिरावट देखने को मिली है। हीरो मोटोकॉर्प में 3% की गिरावट और बात करें बजाज ऑटो की, यानी कि पूरे ही ऑटो पैक में एक प्रेशर बना हुआ है। एक तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, टेरिफ की जो चीजें हैं वो इस टाइम पे क्लियर नहीं है। नंबर्स इतने पॉजिटिव साइड में नहीं आ रहे हैं, जो रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मिड कैप की बात करी जाए तो मैनकाइंड फार्मा में 2% के गेन, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा यहाँ पे 2.25% की तेजी, एल्केम फार्मा में यहाँ पे 2% की तेजी और एनएलसी इंडिया भी करीब 1.5% की बढ़त के साथ आज के सत्र में बंद हुआ है। बात करते हैं नेगेटिव साइड की। इरेडा नंबर्स, एसेट क्वालिटी, जेंसोल का जो केस था बड़ा झटका लगा है। इसके अलावा जो दूसरा बोरोवर है वो भी इस टाइम पे एनपीए घोषित हो गया है। बीएससी यहाँ पे भी 4.25% की कमजोरी। पूनावाला फिन में अगर हम देखें तो 3.25% की कमजोरी और सोलार इंडस्ट्री भी करीब 3% की कमजोरी के साथ आज के सत्र में बंद होता हुआ नजर आया। लेकिन काफी सारे पॉकेट्स ऐसे थे जहां पे जो तेजी का मोमेंटम है वो अच्छा खासा हमें देखने को मिला है। जैसे कि हमने बात करी एफएमसीजी पैक में इनफैक्ट अच्छी खासी तेजी थी। एचयूएल, डाबर जैसे काउंटर्स ने बाजार को आज खुश किया है। जी शुक्रिया।
इधर एचयूएल में आज जोरदार तेजी रही। दरअसल रोहित जावा के इस्तीफे के बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर ने प्रिया नायर को एमडी और सीईओ बनाने का ऐलान किया है। देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी की कम्भान संभालने वाली प्रिया नायर पहली महिला होंगी। खबर पर और डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी यतिन मोता। एचयूएल कहीं ना कहीं नए बॉस के आगाज से के चलते यहाँ आपको ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। रोहित जावा साहब जो आउटगोइंग एमडी और सीईओ वो रिप्लेस होंगे और प्रिया नायर जैसे कि आपने बताया नई एचयूएल की बॉस रहेंगी। 30 साल का रिच अनुभव और सबसे इम्पॉर्टेंट बात अभी वो करंटली ब्यूटी और पर्सनल केयर सेगमेंट ग्लोबली हेड करती है, वहाँ की वो प्रेसिडेंट है। तो कहीं ना कहीं अगले 5 सालों के लिए इनके हाथ में कमान रहेगी और पहले अगस्त से वो एमडी और सीईओ का पदभार संभालेंगी। रोहित जावा का जो निकलना था वो कहीं ना कहीं एक ऐसा चेहरा यूनिलीवर ने रखा है जो कि बाज़ार को कॉन्फिडेंस दे रहा है और नए बॉस प्रिया नायर के चलते यहाँ तेज़ी देखने को मिल रही है और ये फर्स्ट वुमेन सीईओ कंपनी की बनेगी सिंस इंसेप्शन। सो कंपनी की सबसे पहली वुमेन सीईओ का दर्जा भी इनको मिलेगा और जहाँ तक कि ब्रोकरेज का सवाल है इनको लगता है ये मूव पॉजिटिव है। और अगर हम ब्रोकरेज टारगेट्स की भी बात करें तो करंट मार्केट प्राइस से कई ऊपर यहाँ आपको टारगेट प्राइस आते हुए नज़र पड़ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर रुझान वाइज अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एचयूएल में आपने अच्छे रिटर्न्स देखे हैं पिछले एक दशक में और कहीं ना कहीं लास्ट 5 साल काफ़ी चैलेंजिंग रहे हैं। तो आने वाले कैसे 5 साल रहेंगे इनकी लीडरशिप में, जैसे कि वॉल्यूम ग्रोथ की रिकवरी कैसी रहेगी, ग्रामीण इलाके किस तरीके से फोकस में रहेंगे, तो ये देखा जाएगा। जी शुक्रिया। बिहार इन दिनों चर्चा में है। पॉलिटिक्स की खबरें आप तो सुनते ही होंगे, लेकिन हम आपको बिहार का एक और दिलचस्प फैक्ट बताते हैं। बिहार में इक्विटी कल्चर की एक नई बहार आई है और ये देश के टॉप 10 में शामिल हो गया है। पूरी रिपोर्ट बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट यहाँ पर सुबह निकल कर आई है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि देश भर में देखिए इक्विटी कल्चर तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन जो छोटे राज्य हैं, छोटे शहर हैं, यहाँ पर लगातार निवेशकों की संख्या बढ़ती जा रही है और अब ऐसे में बिहार ये काफ़ी ज़्यादा आगे निकल कर आया है और इक्विटी मार्केट की बहार यहाँ पर आपको पूरी तरीके से देखने को मिलेगी 2020 से और अभी फिलहाल 2025 मई तक का डेटा है मेरे पास। इसमें अगर आप देखें तो ज़बरदस्त ग्रोथ आपको देखने को मिली है, जहाँ पर एक तरफ 2020 में निवेशकों की संख्या थी केवल 7 लाख, मैं बिहार की बात कर रहा हूं, अब ये बढ़कर 52 लाख हो गई, 50 लाख के पार यहां पर आंकड़ा देखने को मिला है और लगातार बड़ी ग्रोथ है। आप CAGR तो अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 49% के आसपास का निकल कर आएगा। ज़बरदस्त बढ़त यहां पर आपको देखने को मिली है और अब बिहार जो टॉप 10 मोस्ट एक्टिव इन्वेस्टर्स का जो स्टेट्स है इसमें अपनी जगह बना चुका है और इसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब इनको पीछे छोड़ दिया है। और दरअसल ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ भी यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त देखने को मिली है। अब आप परसेंटेज की ग्रोथ देखें 2020 से लेके अब तक की, तो इसमें आप देखिए बिहार नंबर 1 पर नजर आएगा, 650% की ग्रोथ है। यूपी में 470, राजस्थान में 400, MP में 250 और पश्चिम बंगाल यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ग्रोथ काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है। 240% का जो राइज है इन्वेस्टर बेस में आपको यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बिहार के निवेशक हैं सिर्फ डायरेक्ट इक्विटी मार्केट्स में निवेश कर रहे हैं, ये म्यूचुअल फंड्स को भी काफ़ी अपना रहे हैं और म्यूचुअल फंड्स में अगर आप देखें तो जितने बिहार के लोग म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं इनमें से 89% की जो पसंद है वो प्योर इक्विटी फंड्स है। तो इक्विटी मार्केट्स पर जो भरोसा है बिहार का लगातार बना हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो दूसरे राज्य हैं, इनमें भी एक बार रिविजिट करना चाहिए कि 2020 से लेकर अब तक ग्रोथ कैसी है। तो महाराष्ट्र और साथ में गुजरात, इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड लगातार रहा है कि इन्वेस्टर बेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो अब महाराष्ट्र में देखिए ग्रोथ किस प्रकार की देखने को मिली, जहाँ पर 60 लाख का इन्वेस्टर बेस था अब वो बढ़कर 1.86 करोड़ हो गया। उत्तर प्रदेश में 23 लाख से सीधे बढ़कर 1 करोड़ 31 लाख, ग्रोथ यहाँ पर भी ज़बरदस्त देखने को मिली है। गुजरात 38 लाख से सीधे 1 करोड़, अब गुजरात में निवेशक 1 करोड़ से ज़्यादा हैं। पश्चिम बंगाल, राजस्थान और बिहार की तो बात हम सुबह से कर ही रहे हैं, जहां पर 7 लाख से अब आंकड़ा बढ़कर हो गया है तकरीबन 52 लाख। बाजार अभी ठहरा हुआ लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो किसी बात का इंतजार कर रहा है। तो आवाज अड्डा में इसी पर आज होने जा रही है चर्चा। ठहरा बाजार, किसका इंतजार? शाम 7:57 पर जरूर जुड़िए हमारे साथ। घरेलू मार्केट्स में चांदी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। MCX पर सितंबर वायदा 1,11,500 के पार निकल गया है। क्या इस तेजी के कारण और कहां तक जा सकता है, अब दाम बताने के लिए अब हमारे साथ हैं हमारी कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता। तो मनीषा जी, चांदी में और कितनी चमक बाकी है अभी?
चांदी में आज हमने फिर से यहाँ पर ऑल टाइम हाईज बनते हुए देखे हैं। 1,11,000 का लेवल तो यहाँ पर MCX पे बहुत इजीली निकला और जहाँ तक फिजिकल मार्केट्स की बात है 1,13,000 के ऊपर किस तरफ यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं। यानी कि 1,25,000 जहाँ पे बाजार को लगता है कि दिवाली तक प्राइसेस देखने को मिलेंगे, वो लेवल्स बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं। प्राइस परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो $37 पर आउंस के ऊपर अब चांदी के प्राइसेस हैं और नियर टर्म में चांदी ने सोने को यहाँ पर आउट परफॉर्म किया है। अगर सोना 27% ऊपर है तो चांदी ने 29% की तेजी के साथ फिलहाल यहाँ पर कारोबार होता हुआ नजर आया है। आपको याद दिला दें कि ये 5वां ऐसा साल है जब ग्लोबल मार्केट्स में डेफिसिट है, इंडस्ट्रियल डिमांड रिकॉर्ड हाईज पर है और मार्केट्स ये देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट डिमांड यहाँ पर और भी स्ट्रॉन्ग बनती हुई नजर आ रही है। इंडियन मार्केट्स की अगर बात करें तो क्योंकि सोना ऑल टाइम हाईज पे है, उसका भी कुछ फायदा हमने चांदी में आता हुआ देखा। काफी सारे ज्वेलर्स हमें ये बताते हैं कि चांदी की ज्वेलरी में करीबन 40 से 50% का इजाफा उन्होंने ईयर ऑन ईयर यहाँ पर होता हुआ देखा है। ज्यादातर इंटरनेशनल बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस भी यही कह रहे हैं कि इस साल के अंत तक 38, 40 या $42 पर आउंस तक भी आप यहाँ पर चांदी जाता हुआ देखेंगे। सेफ हेवन बाइंग तो है ही और जिस तरह से इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में तेजी है, उसका भी फायदा हमने यहाँ पर चांदी में आता हुआ देखा। बिटकॉइन पिछले 2 दिन से नए हाई बना रहा है। दूसरी क्रिप्टो करेंसी भी दौड़ रही हैं। तो क्या क्रिप्टो के अच्छे दिन फिर लौट आए हैं और अभी इसमें और कितनी तेजी बाकी? इसी पर आज हम करने जा रहे हैं कंज्यूमर अड्डा में चर्चा। बिटकॉइन हाई टाइम, जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। रेयर अर्थ मैग्नेट के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार बड़ी योजनाएं लेकर आ रही है। भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने आज बताया कि सरकार ने 1345 करोड़ रुपए की सब्सिडी स्कीम का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके तहत चुनिंदा कंपनियों को एंड टू एंड प्रोसेसिंग के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। Some progress is going on. We already allocated 1,345 crores. 1,345 crores. We are selecting 2 manufacturers. आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर आपके लिए खबरें जारी और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जरूर विजिट कीजिए। वहां मिलेंगी आपको एक क्लिक पर ताज़ा, नई और अपडेटेड खबरें। नमस्कार।